अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो जितने टॉपिक अभी तक हमने स्टडी किए हैं वो तमाम के तमाम ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये टॉपिक भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको स्टडी करना है हमने, बहुत गौर से आपने इसको समझना है। कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो आपने, जो ऑनलाइन लेक्चर हमारे पास क्लास के चल रहे हैं उसमें आपने मेरे से वो चीज़ें को क्वेश्चन आपने पूछने हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ज़रा हमने फर्स्ट लॉ देखा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने स्टडी किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या रेस्ट करता है अनटिल कोई नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होकर उसकी स्टेट को चेंज नहीं करती। न्यूटन थर्ड लॉ हमने स्टडी किया कि एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन बट इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ इम्पॉर्टेंट लॉ किस रिस्पेक्ट से कि इसमें हम फार्मूला भी ड्राइव करते हैं, इसकी डेरिवेशन भी है, मैथमेटिकल फॉर्म भी है, और ये फंडामेंटल जो है फिजिक्स की उसमें से है। ये बेसिक जो फार्मूला है जिसके ऊपर पूरी फिजिक्स आगे जाके बहुत ज़्यादा इसके अंदर टॉपिक हम कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को इससे रिलेट करेंगे। तो ये फिजिक्स की बेसिक्स में से है जिसको आपने बहुत गौर से समझना है। इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट। जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो वो फोर्स क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। मींस बॉडी की ऊपर फोर्स अप्लाई हुई तो फोर्स अप्लाई होने से बॉडी पहले रेस्ट पे था तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई तो उसने चलना स्टार्ट कर दिया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर कि जब किसी वेलोसिटी की जब किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली टाइम की रिस्पेक्ट से जब उसको स्टडी करेंगे वेलोसिटी के चेंज को, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगी कि उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगी वो फोर्स। अब वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है कि या पहले वेलोसिटी कम थी, फोर्स अप्लाई हुई, उसकी स्पीड को तेज कर दिया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब फोर्स अप्लाई हुई तो फोर्स ने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को कम कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता रोकेगी तो स्पीड कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी है और डिसेलरेशन भी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी है और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है। तो दोनों जो है वो इसमें आ सकते हैं। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force. जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब जिस डायरेक्शन में मीन बॉडी आगे की तरफ, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का चेंज आ रहा है उसी डायरेक्शन में जो है वो फोर्स अप्लाई होगी, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का चेंज आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, यहाँ से जो है वो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे उसकी डेरिवेशन के प्रोसेस को। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मतलब जितना फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी उतना एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, जितनी फोर्स कम होगी उतना एक्सेलरेशन भी कम होगा। फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन का चेंज भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन जो है वो भी चेंज होगा। अगर फोर्स कम लगेगी तो एक्सेलरेशन भी कम चेंज होगा। उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन के बढ़ने से, फोर्स के बढ़ने से सॉरी, एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, फोर्स के कम होने से एक्सेलरेशन भी कम होता है। तो इसका मतलब है कि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों आपस में किस प्रोपोर्शनल में, डायरेक्ट रिलेशन में। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम हो जाता है। तो उस वजह से हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वाला जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है ये वाला, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। एंड सेकंड स्टेटमेंट उसकी पढ़ें, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जितना फोर्स ज्यादा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा, जितना एक्सेलरेशन कम उतनी फोर्स भी कम। लेकिन एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा
मैस बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी उसकी आस्ता आस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन के अंदर जो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो मैस बढ़ने से एक्सेलरेशन का चेंज कम हो गया। मैस कम होगा, जितना बॉडी का मैस कम होगा उतना वो बॉडी स्पीड के साथ आप उसको मूव कर सकते हो, उसका एक्सेलरेशन का जो चेंज है वो जल्दी आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैस बढ़ने से एक्सेलरेशन डिक्रीज कर गया, वेलोसिटी का चेंज कम हो गया। मैस बढ़ने से वेलोसिटी का जो चेंज है वो कम हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैस कम होने से वेलोसिटी जल्दी चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब है दोनों अपोजिट रिलेशन में। मैस बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, मैस कम होता है तो एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे देखें हमने ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स मतलब है 1/m, 1/, समथिंग होगा तो इन्वर्स होगा। अगर 1/, नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, डायरेक्ट डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशन ए प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे भी प्रोपोर्शन था डायरेक्ट, यहाँ पे भी प्रोपोर्शन था, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, ये इनवर्स प्रोपोर्शन था। तो हमने क्या किया, सिंगल प्रोपोर्शन यूज किया और प्रोपोर्शन के साथ हमने इस इक्वेशन को F/m, ए प्रोपोर्शनल है F/m। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन में भी हम जो है वो चीज़ों को मूव कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ। तो यहाँ पे भी हम मूव कर लेंगे। ए एफ प्रोपोर्शन है, एम डिवाइड हो रहा था, जब इस प्रोपोर्शनल की दूसरी साइड पे मूव किया तो वो ए से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास रिलेशन बन गया एफ प्रोपोर्शनल है एम ए के, एफ प्रोपोर्शनल है एम ए के। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको यहाँ से हम रिलीज करेंगे, खत्म करेंगे। जब हम इसको खत्म करेंगे तो एक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे। एफ प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे हमने नीचे खत्म किया, एफ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन का साइन था, प्रोपोर्शन के साइन की जगह यहाँ पे लगा इक्वल टू। जब प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होता है तो याद रखना है दो चीजें ऐड होती हैं, एक इक्वल टू और दूसरा एक कांस्टेंट ऐड होता है। यहाँ पे देखें जो रिलेशन 3.2 वाला है वहाँ पे इक्वल टू आया, और इक्वल टू के साथ आगे पहले क्या था, एम ए था, सिंगल एम ए। अब यहाँ पे उसके साथ क्या है, के लिखा हुआ है। तो के बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। इस केस में के कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, लेकिन हर केस में कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं होगी, ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट जब हम आगे कुछ डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट की कुछ और वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज आपने याद करनी, लेकिन इस केस में के की वैल्यू 1 है। तो हमने जब फार्मूला के अंदर पुट की एफ इज इक्वल टू, के की जगह 1 पुट किया, एम ए, 1 खत्म हो गया, मल्टीप्लाई हो के एम ए के साथ तो एम ए आ गया, तो हमारे पास फार्मूला बन गया फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला है। फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। डेफिनेशन उसकी क्या है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। जितना मैस ज़्यादा होगा इतना एक्सेलरेशन कम होगा, जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया F इज इक्वल टू एम ए। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स रिलेशन, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब आ जाए इसकी यूनिट के ऊपर। इसका यूनिट होता है, जिन साइंटिस्ट ने ये रिलेशन ड्राइव करके दिया उनके नाम के ऊपर है, सर आइजैक न्यूटन के नाम के ऊपर इनका जो यूनिट है वो है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए अगर हम देखें क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से तो मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखते, बल्कि इस ड्राइव यूनिट को एक नाम दिया गया, वो नाम क्या है, न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के साथ। और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। 1 न्यूटन इज force that produce an acceleration of 1 meter per second square in the body of 1 kg। जब किसी बॉडी के ऊपर, अब ये नीचे जो डेफिनेशन है ये न्यूटन की डेफिनेशन, न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी, एक न्यूटन कब होगा, जब एक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा in the body of 1 kg, then force is 1 newton।
क्लियर। फिर इसके बाद इसको नीचे आप लिख लें 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 kg पर मीटर से पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज़ कॉल्ड 1 न्यूटन। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ था। यहाँ तक आपने इस चैप्टर को तैयार करना है। सेकंड चैप्टर की जो चीज़ें रह चुकी हैं वो हम इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे, वो हम साथ साथ कवर करेंगे। इन चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप नोट करें और ऑनलाइन क्लास के दौरान आप मेरे से वो क्वेश्चन पूछ लें। वो क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हैं। उसका किसी को कोई चीज़ अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, किसी चीज़ में कोई डाउट है, उसको मज़ीद क्लैरिफाई करके मज़ीद अच्छे तरीके से हम जो है वो समझेंगे, कोशिश करेंगे उसको करने की। यहाँ तक आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी उन टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक ये चीज़ें अगर क्लियर होंगी, मोमेंटम हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, तो नेक्स्ट आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो इन चीज़ों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर 2 चैप्टर 3 यहाँ तक जितना किया है बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करना है, इसको तैयार करना है, ताकि आगे आने वाले चैप्टर में और आने वाले टॉपिक्स में आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।